नमस्कार बच्चों। तो क्लास 6 का आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे गवर्नमेंट, जिसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने गवर्नमेंट के बारे में सुना है, गवर्नमेंट क्या होता है। कई बार इन सारी चीज़ों पे चर्चा होते रहती है और हमारे आसपास बार बार हर एक चीज़ों की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट की बात की जाती है। किसी भी तरीके का आसपास के कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट का बात होती है। सो व्हाट डू गवर्नमेंट डू, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, यानी गवर्नमेंट क्या करती है और कैसे वो डिसाइड करते हैं, इन सारे चीज़ों का हम लोग को देखना है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर एक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेने का काम करती है और चीज़ों को उसी के हिसाब से, अपने हिसाब से वो करती। सो दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, स्कूल एंड हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स। किसी भी तरीके का गुड्स जो बेसिक नीड्स का हो और एक्सपेंसिव होते चला आ रहा हो, जैसे कि ओनियन जनरली हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि पोटैटोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी गवर्नमेंट देखने का काम करती है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा काम है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन द मेनी सोशल इश्यूज़ फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। तो पोस्टल और रेलवे सर्विस जैसे काम को भी गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैड द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। यानी कहने का मतलब है कि ये सीमा की सुरक्षा करने का काम करता है, अपने बाउंड्री को सुरक्षित रखने का काम करता है अपने दुश्मनों से, दूसरे देश से। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू ईट, हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को बेहतर भोजन मिल सके, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। एंड व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और अर्थक्वेक, सुनामी और अर्थक्वेक के दौरान गवर्नमेंट मेनली ऑर्गेनाइज करे लोगों के लिए असिस्टेंस, उनके सहायता के लिए, अफेक्टेड पीपल को बचाने के लिए ये काम करे। सो इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, you find people in a court. कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये कोर्ट जो होता है वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है। और अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो तो हम इसी कोर्ट में जाकर उस डिस्प्यूट को सुलझाते हैं। तो परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू ऑल दिस। इतने सारे काम को गवर्नमेंट कैसे कर पाती है, हमारे लिए आश्चर्य का विषय है, आपके लिए भी आश्चर्य का विषय है। सो वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, ये उनके लिए करना क्यों जरूरी। तो देखा जाए कि व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, आदमी एक साथ रहता है, एक साथ काम करता है, एंड देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। तो यहाँ ज़रूरत है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो कि डिसीजन हमारे लिए ले सके, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारी सरकार काम करती है। तो कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन। 3 ऐसा काम जो आपके बुक में अभी मेंशन नहीं है जो गवर्नमेंट करती है, उसको आप यहाँ पे लिखिए। सम रूल्स हैव टू मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल्स जो होते हैं वो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी। सो द पीपल कैन फील सिक्योर, जिसके कारण उस देश में रह रहे लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाई एक्सरसाइज लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरीज। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो अपने लोगों के बिहाफ पे ही करती है, अपने लोगों के लीडरशिप को वो एक्सरसाइज करती है, वो डिसीजन लेती है, या जिस डिसीजन को वो फाइनल लेती है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है लोगों के बीच में, टेरिटरीज में। तो ये सारा का सारा जिम्मेदारी वो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ही करती है।
तो इतने सारे काम को करने के लिए गवर्नमेंट का तो कोई एक लेवल होता नहीं होगा, ये तो निश्चित है। सो यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। एंड इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है, यानी द गवर्नमेंट वर्क्स at different levels, at the local level and the level of a state and the national level। देखिए आप इससे क्लियर हो जाइए कि गवर्नमेंट है जो वो 3 लेवल पे काम करती है, एक लोकल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक नेशनल लेवल। सो द मीनिंग, द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज और लोकालिटी, जिसको पंचायत हम लोग बोलते हैं, पंचायत के लेवल पे ये काम करती है। और स्टेट लेवल की बात करें तो जैसे हो गया कि इंटायर स्टेट, यानी कि हरियाणा, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरीके का। और सेंट्रल लेवल की बात करें तो ये इंटायर कंट्री के लिए जो काम करती है उसको सेंट्रल लेवल कहते हैं या नेशनल लेवल कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा जो हमारा इंडिया है इतना बड़ा कंट्री है, इसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं। ऐसे 29 स्टेट्स हैं लेकिन ये अब 28 स्टेट्स हैं, और 28 स्टेट और साथ में अब 9 यूनियन टेरिटरी हो चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, और दोनों एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, ये 2011 का मैप है। 2019 का मैप देखेंगे तो उसमें आपका लद्दाख और ये दोनों बटा हुआ मिलेगा, जम्मू कश्मीर। 2014 में एक काम हुआ है कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट था उसको बांटकर एक नया स्टेट बनाया गया है, तेलंगाना, 2 जून 2014 को। और उसी समय स्टेट्स की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन फिर वही 5 अगस्त 2019 को एक घटना घटी जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, वहाँ से 370 और 35 से हटा दिया गया। ये एक कानून था जिसको हमें हमारे देश से एक अलग तरीके से उनको जोड़ता था, और पूरे राज्य में अलग उनको एक दर्जा प्राप्त था, उस दर्जा को ख़त्म कर दिया गया और सिंपल सभी स्टेट की तरह उसे भी स्टेट का दर्जा दिया गया। और यहाँ तक कि स्टेट नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी का उनको दर्जा दिया गया, और 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये गवर्नमेंट का काम और क्या है, तो ये लॉ बनाती है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री टू फॉलो दिस रूल। तो इस रूल को फॉलो करने का काम कंट्री में रह रहे हर एक लोग करते हैं, यानी कि लॉ बनाने का काम करती है और उसको फॉलो करवाने का भी काम करते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और यही एक तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट वर्क करती है, फंक्शन करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकती है, एंड सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजन, और इस तरीके से वो अपने पावर को इम्प्लीमेंट भी करवाती है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग इन ए मोटर व्हीकल मस्ट बी ए लाइसेंस। जैसे कोई भी गाड़ी चलाएगा तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी है, ये सरकार के द्वारा नियम बनाया गया। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है कि वो गाड़ी चला रहा हो, उसके पास लाइसेंस नहीं हो, तो जब उसके पास अगर लाइसेंस नहीं रहे तो उसको पकड़ लिया जाएगा और उसे फाइन देना पड़ सकता है या उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो फिर विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। सो इट इज द इन एडिशन टू एनी एक्शन that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पीपल अगर किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके प्रति वो एक्शन ले सकता है। जैसे कि इफ़ ए पर्सन फील फॉर एग्जाम्पल दैट दे वेयर नॉट हायर्ड अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। अब देखिए गवर्नमेंट पे भी लगाया गया है एक कह सकते हैं बंदिश कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि रिलीजन या कास्ट के नाम पे उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो ही और सी मे अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है
एंड दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और वो ये क्लेम कर सकता है कि कानून को नहीं माना गया, और कोर्ट क्या करती है उसमें अपना डिसीजन देती है कि क्या होना चाहिए। सो द गवर्नमेंट जब भी कभी इस तरीके के चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है तो कोर्ट उस पर अंकुश लगाता है। अब यहाँ बात आया कि गवर्नमेंट कितने तरह का, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन ए कंट्री। वो कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री कैसा है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। ये पावर जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को लोग देते हैं, यानी दे डू दिस थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा या लोकसभा में जाकर बैठता है और फिर वही नियम बनाता है और फिर उसी नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमारे द्वारा ही वो नियम बनाया जाता है क्योंकि हमारे प्रतिनिधि वो नियम बनाते हैं। तो कह सकते हैं दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पार्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम एंड वंस इलेक्टेड this person from the government. In a democracy the government has to explain its action and defends its decision to the people. Defend its decision to the people. लोगों के लिए ये काम करता है गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा बनाई गई ये सरकार होती है। सो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। एक तो जो ये हो गया डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, दूसरा एक होता है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं मोनार्की। तो मोनार्की में लोगों का कोई बस नहीं होता है, यानी लोगों का कोई उस पर कंट्रोल नहीं होता है। द मोनार्की में किंग और क्वीन का पावर चलता है और वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। सो द मोनार्की में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विथ बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्की। संभव है कि कुछ मोनार्की में भी कुछ लोगों को डिस्कशन करने के लिए रखा जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो राजा का ही चलता है एंड पावर जो है पूरा का पूरा राजा में ही निहित रहता है। सो अनलाइक इन द डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव द एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। तो वो जो डिसीजन लेते हैं या जो एक्शन लेते हैं उस एक्शन को उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक से डिफेंड करने की ज़रूरत उनको नहीं। तो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको आप लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखता है कि फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या। तो अगर इंडिया से हम लोग समझे तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ भी डेमोक्रेसी है। तो आप देखेंगे कि दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। भारत के लोगों के द्वारा एक लंबा स्ट्रगल चला है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और इस दौरान हम लोग लोकतंत्र के बारे में भी सीखते रहे हैं। सो देयर आर अदर प्लेसेस इन वर्ल्ड अदर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। लगभग दूसरे जगह पे दूसरे देश की बात करें तो वहाँ भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हो रहा था। लेकिन अभी अगर बात करें तो मेन फीचर जो डेमोक्रेसी का है वो है कि पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात डेमोक्रेसी का है कि यहाँ पे रूलर को चूज करने का जो पावर है वो किसके पास है, पीपल के पास है। सो इन ए सेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी रूल्ड बाय द पीपल, यानी कि ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जनता का शासन है। एंड द बेसिक आइडिया ऑफ दिस पीपल रूल्स देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग दिस रूल्स, और वो अपना नियम खुद बनाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज जो हमारे पास जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हम अपने द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजते हैं, वो हमारे लिए नियम कानून बनाता है, वो सरकार बनाता है। ये डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गवर्नमेंट को बनाने का काम करते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चूज़ करता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में हम कहीं ना कहीं वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के बनाने में या फिर नियम कानून को बनाने में। कह रहा है कि नाउ वेयर इज द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर ऑल पावर यूरोप एंड एशिया। Women and the poor have had to fight the participation. मीन्स आज भी ये देखने को मिलता है कि ऑल ओवर यूरोप या यूएसए में जो पुअर होते हैं या जो वुमेन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है गवर्नमेंट में अपने पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये पार्टिसिपेशन के लिए क्या है, तो यानी कि स्ट्रगल है उसके लिए कि उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हमने देखा है कि कई सारे ऐसे मूवमेंट चले हैं औरतों के द्वारा चलाए गए हैं जिसको वुमेन सफरगेट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और सफरगेट का मतलब होता है, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। वुमेन सफरेज मूवमेंट जो है
वो सफरेज का मतलब यहाँ है राइट टू वोट, तो वोट देने का अधिकार वुमेन्स को नहीं था, उसके लिए उन लोगों ने संघर्ष किया है। पूरे वर्ल्ड की ये बात है। भारत कह सकते हैं इस मामले में काफ़ी लकी है कि भारत को जैसे ही आज़ादी मिली तो भारत में लगभग सभी लोगों को, लगभग नहीं मतलब सभी लोगों को जो 18 उस समय आज़ादी के समय 21 ईयर्स ओल्ड थे उनको वोटिंग देने का अधिकार दे दिया गया। बाद में 1988 में इसको संशोधित करके 18 ईयर में बदल दिया गया। सो ड्यूरिंग द वार मेनी मेन वीमेन ऑलवेज फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वीमेन वेयर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मेन्स वर्क। तो वार के दौरान जब मेन जो थे वो युद्ध में चले गए तो जो मेन के द्वारा काम किया जाता था उसके लिए वीमेन को बुलाया गया, और वीमेन ने जब इस काम को बेहतर तरीके से करके दिखाया तो जो स्टीरियोटाइप फीलिंग थी इनके अंदर, लोगों के अंदर कि वीमेन जो है वो इस तरीके के काम को नहीं कर सकती है, वो करके दिखा चुकी थी। तो लोगों के अंदर ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आया कि वीमेन को भी उनका अधिकार दिया जाए। और उसी तरीके से सफरगेट मूवमेंट के दौरान जो डिमांड किया गया था राइट टू वोट को, तो उन्होंने कई तरीके से अपने राइट टू वोट को क्लेम किया। तो फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश में अलग अलग समय में उनको वुमेन को वोटिंग का पार्टिसिपेशन मिला, वोटिंग का अधिकार मिला। तो देखते हैं कि अमेरिका में वीमेन को राइट टू वोट का अधिकार 1920 में मिला है, यूके में 1928 में मिला है। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो 2017 में मिला है। तो कई सारे जगह पे इस तरीके का जो स्ट्रगल है वो चलते रहा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमारे समय में वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जहाँ पे डायरेक्टली तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बल्कि डिसीजन मेकिंग में हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनका जो डिसीजन होता है वो इंटायर पॉपुलेशन के होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल होता है। तो दिस डेज अगर गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहना हो तो आप तब तक उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे जब तक कि वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया गया। तो कोई भी देश तभी डेमोक्रेसी होगा जब वहाँ के लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। वुमेन और पुअर को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता था। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं थी, पूरे ऑल ओवर यूरोप की बात थी जहाँ पे वुमेन को पार्टिसिपेशन, यहाँ तक कि लोगों को एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया था। जिनके पास प्रॉपर्टी होता था उनको वोट देने का अधिकार था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया कि जिस तरीके से जो कम प्रॉपर्टी वाले लोग हैं दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और उनको ये वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। इन इंडिया अगर कहें बिफोर इंडिपेंडेंट ओनली स्मॉल मेजोरिटी वाज अलाउड टू वोट, केवल छोटे संख्या में इनकी संख्या थी जिनको राइट टू वोट था। तो ये साथ साथ रहते थे लेकिन मेजोरिटी ही इनके फेट को डिटरमाइन करती थी। दे देयरफॉर कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजोरिटी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वेर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग गांधी जी इस तरीके के चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। एंड दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और बाद में ये डिमांड जो था इनका फुलफिल हुआ जिसमें राइट टू वोट दिया गया सभी व्यक्ति को, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया गया। अब यंग इंडिया जो 1931 में गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया था उसमें विरोध किया गया था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास धन रहेगा वही वोट देगा और जो इसके पास वो धन नहीं रहेगा और जो दिन रात मेहनत करता है ईमानदारी से अपना पसीना बहाता है और वो गरीब है इसके कारण उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिले, ऐसा मैं सहन नहीं करूँगा। तो हमेशा इस तरीके का चीज़ें का विरोध होते रहता था। और गवर्नमेंट के बारे में हम लोग इसमें समझा कि गवर्नमेंट क्या है, तो लोगों के द्वारा ही जो शासन चलाया जाता है, लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और वो हमारे ऊपर नियम कानून बनाती है, हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करती है, तो उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैप की मदद से आपको नेम ऑफ द नेबर कंट्रीज़ का नाम लिखना है इंडिया का, यूनियन टेरिटरी का नाम लिखना है इंडिया का, फिर डिस्ट्रिक्ट
एंड इट्स नेबर, नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और उसके पड़ोसी देश का नाम लिखना है। जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका नाम लिखना है और उसके पड़ोसी राज्य का नाम लिखना है। और डिस्ट्रिक्ट से लेके आपके नेशनल कैपिटल तक कैसे जाया जा सकता है, कौन कौन से शहर से होकर गुजरते हुए जा सकता है, उसको आपको लिखना है। तो ये आपके लिए एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क रह गया और इसको आप लोग फाइनल करके हमारे साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पढ़िए और इसमें टिक लगाइए कि कौन सा किस लेवल का बात है। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ रसिया। तो रसिया क्या है? रसिया फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन की बात आ रही तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डील करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से लेवल पे कौन डील करेगा। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वेदर टू हैव बोर्ड एग्जामिनेशन इज क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल। तो ये राज्य सरकार का है। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, तो ये सेंट्रल सरकार का है। द डिसीजन टू लोकेट ए कॉमन वेल इन ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ विलेज, विलेज लेवल की बात हो रही है, यानी कि ये लोकल लेवल का। तो इस तरीके से आपको टिक लगाना है या कलर करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको बना लेना है। तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, आपको इसमें बस सिंपली डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट कितने तरह का होता है, गवर्नमेंट का वर्क क्या है, यानी व्हाट इज़ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन का आपको आंसर इसमें करना है। धन्यवाद।